हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाय रोहित में, जहां हम पढ़ रहे हैं परीक्षा अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसी में हम पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा 10वीं के शायद 5 फरवरी से वार्षिक पेपर हैं, है ना। तो उसी को दृष्टि में रखते हुए हम पढ़ते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, आज उनको पढ़ते हैं। तो किस अध्याय के पढ़े? अध्याय 3, कक्षा 10वीं का अध्याय 3। अध्याय 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो थोड़ा सा हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। यदि आप पूरा फुल कॉन्सेप्चुअल इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको वो मिल जाएगी, है ना, फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम पढ़ते हैं क्या कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लें इसका, है ना। फिर बाद में इसको हम पूरे अच्छी तरीके से पढ़ते रहेंगे। अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो पहले हम नाम का अर्थ समझते हैं। नाम का मतलब क्या है? जैसे अध्याय 3 का नाम है दो चरों वाले। कितने चर होंगे? 2 चर। तो चर और अचर आप लोग समझते होंगे, है ना। चर क्या कहलाते हैं? एक दिन और हम बताए थे कि जिनका मान प्रत्येक सवाल के लिए बदलता रहता है। जैसे हम सवालों में उपयोग करते हैं x, y और z, है ना। खासकर इन्हीं चरों का ज़्यादा उपयोग करते हैं ना। तो जो x, y, z सवालों में जो x, y, z होते हैं, इनको बोला जाता है क्या? चर। और जो गिनती होती है, हमारी जो संख्याएं हैं, वो क्या कहलाती हैं? अचर। जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। समझ पाए होगे। तो बात है अध्याय का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर, तो हमें ऐसे समीकरण मिलने लग रहे होंगे जिसमें क्या होंगे? 2 चर होंगे। जैसे एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड, है ना। इस प्रकार के 2 चर होंगे। 2 चर वाले रैखिक का मतलब होता है उन चरों की घात क्या होगी? एक चर की एक की घात को, जैसे एक की घात लगी तो इसको रैखिक बोलेंगे। उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं, जैसे लिखा 2x धन y बराबर 0। तो इसमें चर तो 2 हैं, लेकिन दोनों चरों की घात कितने की है? 1 की है। तो इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। यदि हम ऐसा लिख दें 2x² प्लस y, तो इसको बोलेंगे द्विघाती समीकरण या द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप। हमने अध्याय 2 में बहुपद पढ़ा था। यदि उसकी बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जी होता है द्विघाती समीकरण। तो ऐसे समीकरण जिनमें चरों की घात 2 चर होंगे। कितने चर होंगे? 2 चर होंगे। दोनों चरों की घात क्या होगी? 1 की घात होगी। तो उसको बोलते हैं रैखिक। और समीकरण का मतलब होता है समान करना। जैसे हम एक समीकरण लिखते हैं 2x धन y बराबर 4, तो इसको बोला जाता है बायां पक्ष। इसको बोलते हैं क्या? बायां पक्ष। और इसको बोला जाता है दायां पक्ष। तो इसमें क्या है? जी है बायां पक्ष और जी है दायां पक्ष। ऐसे जिसमें बराबर लगा हुआ आता है। देखो क्या है? समीकरण का मतलब होता है समान करना। मतलब जे इसके समान है, मतलब बराबर। 2x धन y बराबर है किसके? 4 के। तो इसको बोला जाता है समीकरण। कभी कभी बराबर भी, मतलब बराबर लगा हो तो हम समीकरण बोलते हैं ना। तो बहुपद और समीकरण में यही अंतर है। क्या अंतर है? जैसे हमने इतना लिखा 2x धन y, तो ये सिर्फ क्या है? एक बहुपद है। यदि हम इसमें बराबर लगा कुछ भी लिख दें, 0, 2, 4, 6 कुछ भी लिख दें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? एक समीकरण है। तो समीकरण यदि जे है बहुपद, जे है समीकरण। तो क्या क्या पढ़ना है? 2 चरों वाले का मतलब है, यदि क्या आ रहा है? वाला होता है, इसका मतलब समझ आते एक वचन है तो एक समीकरण आएगा। इसमें क्या लगा है? वाले का मतलब हर सवाल में हमें कैसे 2 समीकरण मिल रहे होंगे। तो 2 चरों वाले एक तो 2 चर होंगे एक्स वाई, वाई जेड या एक्स जेड, और 2 समीकरण होंगे। और भी कैसे होंगे? रैखिक मतलब दोनों चरों की घात 1 होगी। इनका जो व्यापक रूप होता है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का जो व्यापक रूप होता है उसको लिखते हैं, उसका व्यापक रूप पढ़ते हैं ना। 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का कौन सा रूप? व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ये है। एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये होता है इनका व्यापक
रूप, है ना। जब हम सवालों की तुलना करेंगे, है ना, जब हमें सवाल मिलेंगे तो उसमें 2 समीकरण मिलेंगे, तो पहले समीकरण की तुलना इससे कर देंगे, दूसरे समीकरण की तुलना इससे कर देंगे। तुलना करने से होगा क्या, हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान मिल जाएंगे। तो ये रहे हमारे क्या 2 समीकरण। अब देखो इसमें और क्या पूछता है, हमसे पूछता है कि जैसे आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था, हमें क्या मिलता था, वहाँ पर एक समीकरण मिलता था, है ना, एक समीकरण मिलता था, कोई भी, है ना, एक रैखिक समीकरण मिलता था x और y के रूप में, और हम क्या करते थे, वहाँ ग्राफ बना रहे थे। क्या बना रहे थे, ग्राफ बना रहे थे। एक हम वो सवाल लिख भी लेते हैं, जैसे हमें मिला 2x धन 4y बराबर 7, इस टाइप के कुछ क्या मिल रहे थे, एक समीकरण मिल रहे थे। अपन क्या कर रहे थे, इनमें मान रख के निकाल रहे थे। उदाहरण के लिए बना ही लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, देखते हैं। जैसे मिला 4x धन y बराबर 12, ये है सवाल, है ना। तो इसमें हम क्या करते थे, अपने मान से कुछ भी मान रखते थे। जैसे हमने y का मान इसमें क्या रख दिया, 0, y का मान 0 रखेंगे, है ना, तो x का मान क्या मिल जाएगा, y की जगह 0, तो x का मान क्या मिल जाएगा, 4x धन y बराबर 12। तो यहाँ पर y की जगह 0 रखोगे तो क्या 4x धन 0 बराबर 12। अब क्या बचा, 4x बराबर 12, जी 4 गुणा में इस साइड जाएगा तो भाग में, तो क्या आ जाएगा 12/4, तो 4 3 12, तो x का मान क्या मिला 3। तो आपने क्या रखा था, ऐसी एक तालिका बना रहे थे, है ना। तो x का मान, y का मान आपने 0 रखा था, तो x का मान कितना मिला 3, है ना। इसी सवाल में यदि हम अब y का मान क्या रख दें, जैसे हम y का मान 4 रख दें, y का मान y की जगह 4 रख दें, तो क्या हो जाएगा 4x धन 4 बराबर 12, 4x 4 का पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा 12 - 4, तो 4x बराबर क्या मिल जाएगा, 12 में से 4 गए 8, तो x बराबर 8/4, तो 4 दूनी 8, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 2। तो आपने y का मान जब 4 रखा तो x का मान कितना मिला, 2 मिला। ऐसे आप क्या कर रहे थे, तालिका बना के हम क्या कर रहे थे, इसका ग्राफ बना रहे थे, है ना। जी x अक्ष है, जी y अक्ष है, इसको हम और अच्छे से 7 अध्याय पढ़ेंगे। x y पर x पर कितना है, x का मान कितना आया था, 3 आया था ना। तो x का मान y पर क्या रखा था, जी 0 है, जी 1 है, जी 2 है, जी 3 है और जी 4 है, जी 1 है, जी 2 है, जी 3 है, ये 4 है ना। और भी आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, इन्फिनिट तक और इन्फिनिट तक। तो इसमें क्या कर रहे थे हम कि y का मान 0, तो 0 दोनों को, तो y पर 0 x पर 3, तो बिंदु कहाँ पर बन जाएगा, जे बना, है ना। और फिर x पर 2 तो y पर 4, x पर 2 तो y पर 4, जे बना बिंदु। और इन दोनों बिंदुओं से क्या बन जाती थी, एक रेखा बन जाती थी, है ना। तो ये था हमारा क्या, तो तब हमें एक समीकरण मिल रहा था, है ना। कक्षा 9वीं में ऐसे सवाल करे थे अपन ने, वहाँ पर क्या होता था कि हमें एक समीकरण दिया होता था और हम अपने मन से उसके कुछ भी x या किसी भी एक चर x या y का मान रख के दूसरे चर के मान निकाल लेते थे और एक रेखा बनाते थे। वहाँ पर क्या थी, एक रेखा थी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक समीकरण था। इसका मतलब समझ पाए होंगे कि एक रेखा से, एक समीकरण से एक रेखा बनती थी। अब यहाँ पर क्या है, हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, हमें क्या दिया गया है, अब हमें इस सवाल में 2 समीकरण दिए गए हैं। तो इसका मतलब कितनी रेखाएं बनेंगी, जैसे वहाँ एक रेखा बनती थी तो अब यहाँ पर क्या बनेंगी, 2 रेखाएं। एक ग्राफ में 2 रेखाएं बन जाएगी, मान लो एक जी बन गई ऐसे, है ना। तो इन दोनों रेखाओं के बीच संबंध होगा। क्या क्या संबंध होगा, या तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, ऐसे समांतर हो जाएंगी, या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट के निकल जाएंगी, या दोनों रेखा जहाँ से एक रेखा गई है वहीं से दूसरी रेखा निकल जाएगी। बस ये 3 प्रकार का संबंध बन पाएगा और इसके अलावा कोई चौथा संबंध नहीं बनेगा। तो आप अपन को वही पढ़ना है ना। तो देखते हैं, देखो क्या होगा कि हमें 2 समीकरण दिए रहेंगे, है ना, 2 समीकरण दिए रहेंगे और ऐसे ही ग्राफ विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, 2 रेखाएं बनाएंगे, है ना। तो उन 2 रेखाओं के बीच संबंध क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। इस रेखा, जे रेखा और जे रेखा कैसी होगी, L और M, या तो L और M रेखाएं, दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करके काट के निकल जाएंगी, है ना। 2 रेखाएं हैं L और M, भी क्या कर जाएंगी, एक दूसरे को काट जाएंगी, या एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जाएंगी। और तीसरा क्या है, या तो दोनों रेखाएं जहां से पहली रेखा गई है वहीं से दूसरी रेखा भी
निकल जाएगी। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? समपाती रेखा। इसको क्या बोलते हैं? ये है हमारी रेखाएं कैसी? समांतर रेखा। ये कौन सी रेखा है? समांतर रेखा। और ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या है? प्रतिच्छेदी। ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। और ये क्या है? इनको बोला जाता है समपाती रेखा। समपाती। वे रेखा जो एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं उनको बोलते हैं समपाती रेखा, है ना। या वे रेखा जो एक रेखा दूसरी रेखा को पूर्ण तरीके से ढक ले, है ना, तो ऐसी रेखाओं को क्या बोला जाता है? समपाती रेखा। अब देखिए, यदि रेखाएं इस टाइप से होंगी तो हल क्या क्या होंगे, है ना। हल का मतलब जैसे अपन वो एक समीकरण क्या था, है ना, बस उसके ग्राफ बनाने थे। लेकिन अब हमें हल बताने होंगे कि अगर दो समीकरण होंगे तो अपन उसका हल करेंगे। हल करेंगे मतलब हमें दो समीकरण दिए रहेंगे। जैसे हमने अभी एक व्यापक रूप लिखा था, हम फिर से लिख लेते हैं। जैसे ये व्यापक रूप क्या है? a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। इनमें देखो जो a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 हैं, ये हमारे क्या हैं? ये हैं अचर संख्याएं। अचर संख्या मतलब कोई भी गिनती है। गिनती 1, 2, 3, 7, 8, 10, 15 कुछ भी हो सकते हैं। और जो x, y हैं, ये क्या है? हमारे चर हैं, है ना। तो हमें जब हम इन सवालों को, जब हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमें यहाँ पर किसके मान मिलेंगे? क्योंकि a1, b1 के तो मान दे के रखेगा, हमें x और y के मान ज्ञात करने होंगे। हमें x और y के मान ज्ञात करने होंगे। तो अपन क्या करेंगे? ऐसा ग्राफ बनाएंगे। जी x अक्ष, जी y अक्ष, जहाँ पर दोनों बिंदु एक दूसरे को काट जाएंगे, है ना। तो x पर कितने पर काटा है? मान लो 4 पर। y पर कितना है? 3। तो x बराबर हो गया हमारा 4 और y बराबर हो गया क्या? 3। जी हमारे उत्तर होंगे। जी कैसे उत्तर निकालेंगे? ग्राफ विधि से, है ना। तो हमें जब हम इन सवालों को हल करेंगे तो हमें x y के मान मिलेंगे। x y क्या है? 4। तो हमें इनमें x और y के मान ज्ञात करना है, उन्हीं को बोलेंगे हल। तो देखो, जब हम इन दो समीकरणों को हल करेंगे, है ना, इन दो समीकरणों को हल करने पर क्या बनेगी? एक तालिका इसकी बनेगी x और y की, ऐसी, है ना, जैसे अपन ने कक्षा 9 में सीखा था। और एक तालिका x और y की, एक तालिका बनेगी इस समीकरण की और एक तालिका बनेगी इस समीकरण की। रेखा, एक रेखा बनेगी इस समीकरण। पहले ये तालिका बनाएंगे, इस तालिका की सहायता से हम क्या बना लेंगे? रेखा बनाएंगे। तो एक रेखा बन जाएगी इस समीकरण से, एक रेखा बन जाएगी इस समीकरण से। तो दोनों रेखाओं के बीच क्या क्या संबंध हो सकता है? या तो भी दोनों रेखाएं समांतर होंगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसे होंगी? एक दूसरे को पूरा ढक लेंगी। ऐसी ढकी हुई रेखाओं को हम बोलते हैं समपाती रेखा। तो देखिए, जब उनके बीच हल कैसे निकालेंगे, मतलब हल का मतलब x और y के मान क्या होंगे? तो x और y के मान कैसे निकालेंगे ग्राफ विधि में? जब वो दो रेखाएं बनेंगी, जो दो रेखाएं, इन दोनों समीकरणों से जो दो रेखाएं बनेंगी, यदि वो दोनों रेखाएं समांतर हुई, उदाहरण के लिए मान लेते हैं जैसे एक रेखा जी निकल गई, एक रेखा जी निकल गई। आप लोग समांतर रेखाएं जानते होंगे। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। समांतर रेखाओं को ही बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। इन्हीं रेखाओं को क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। मतलब रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, मतलब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और हल कब मिलेंगे? हल कब मिलेंगे? जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, है। तो हम ये बोल सकते हैं, जब जो दोनों रेखाएं होंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जितनी बार छुएंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जितनी बार छुएंगी उतने उसके हल होंगे। तो देखिए, जब रेखाएं समांतर होंगी तो जो क्या एक दूसरे को कभी छुएंगी, मतलब प्रतिच्छेद करेंगी? कभी नहीं करेंगी। जब कभी छुएंगे नहीं तो इसका कोई हल ही नहीं होगा, है ना। तो जब रेखाएं समांतर होती हैं, तो इसका कोई हल नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। अब जब कोई हल नहीं है तो इनके a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के बीच एक संबंध होता है। a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के बीच एक संबंध होता है। वो क्या होता है? यदि रेखाएं समांतर हैं, मतलब इनका क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, मतलब एक दूसरे को छुएंगे नहीं। जब छुएंगे नहीं तो ऐसा लिखा थोड़ी आएगा कि छुएंगे नहीं। अपन को एक शर्त बतानी पड़ेगी। उसकी शर्त क्या होगी? कि जो a1/a2 है वह बराबर होगा किसके? b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। उदाहरण के लिए हम एक सवाल लिख लेते हैं। जैसे हमने बोल दिया इसके अनुसार सवाल क्या हो जाएगा? इसके लिए हमारा सवाल हो जाएगा, जैसे एक
4x धन 5y धन 7 बराबर 0, एक जे मान लो, है ना। और एक और समीकरण लिख लेते हैं, जैसे 8x धन 10y धन 12 बराबर 0। तो देखो a1 बटे a2, a1 बटे a2 मतलब 4/8 और बराबर b1 बटे b2 मतलब 5/10। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्या है 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन जी क्या है बराबर नहीं है 7/12, क्योंकि 7/12 को हम हल करेंगे तो 1/2 नहीं आएगा, है ना। तो ये शर्त बनेगी, मतलब यहाँ पर क्या है 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 7/12 के, मतलब a1 बटे a2 बराबर तो है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर, सॉरी यहाँ पर बराबर नहीं आएगा ना, कि लेकिन बराबर नहीं है b1 बटे b2 की। शर्त क्या होगी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 की, लेकिन ये बराबर नहीं होगा कैसे c1 बटे c2 के। अगर इस प्रकार की शर्त बनती है मतलब रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी और वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। समझ पाओगे। तो कैसे, हमने जब ग्राफ बनाएंगे यदि उसमें दोनों रेखाएं कैसी हैं समांतर हैं तो उसके क्या होंगे कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि हल कब होता है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को छूती हैं। और इसे ये रेखाएं कैसी समांतर है मतलब अप्रतिच्छेद रेखाएं, जो एक दूसरे को कभी नहीं छुएंगी मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है a1 बटे a2 पहला, है ना, 4/8 बराबर होगा 5/10 के, लेकिन वो बराबर नहीं होगा इसके 7/12 के। तो ये शर्त है कि इसकी रेखाएं समांतर होने की। बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहलाएंगी, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके निकल जाएं। प्रतिच्छेद करके निकल जाए तो ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का केवल और केवल एक हल होगा, क्योंकि हमने बताया दोनों रेखाएं एक दूसरे को जितनी बार छुएंगी उतने उसके हल होंगे। तो यहाँ पर कितनी बार छू रही हैं जी एक दूसरे को, केवल और केवल एक बार जी। अब भविष्य में कभी नहीं छुएंगी, छू के और निकल गई। जैसे मान लो जी एक ग्राफ था, है ना, एक रेखा इसमें जी चली गई, एक रेखा इसमें जी, तो यहाँ पर काट गई तो x पर कितने पर काटा, यहाँ पर बिंदु होंगे, और y पर कितने पर काटा, x और y का जो मान होगा, है ना, वही उसके हल होंगे इसके लिए। तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय का मतलब होता है ऐसा हल जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। तो इसका एक हल आएगा और उसके समान फिर कोई हल नहीं होगा। तो एक अद्वितीय, या हम ये भी लिख सकते हैं एक केवल और केवल एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है एक हल होगा, वो किसी के समान नहीं होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और तीसरी बात, इसकी शर्त क्या होगी, इसकी शर्त होगी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की। यहाँ ये पहले ही बराबर नहीं होगा। तो इसके अनुसार हमें एक प्रश्न लिखें। देखो जैसे ये 4x धन 5y बराबर 4x धन 5y धन 7 बराबर 0। एक तो ये लिख लेते हैं। दूसरा लिख लेते हैं कि 8x धन कुछ भी लिख ले 15y धन 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है 4/8, और ये क्या है a1 बटे a2, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और b1 b2 निकालें। इस सवाल का यहीं पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर, है ना, a1 बटे a2, तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, सॉरी ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, और ये हो जाएगा हमारा क्या c2। तो a1 बटे a2, a1 बटे a2 क्या आएगा 4/8, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और b1 बटे b2 क्या आएगा b1 बटे b2, b1 कितना है हमारा, b1 है हमारा 5, और b2 कितना है 15। तो इसका उत्तर कितना आएगा 5 का 5, 5 तिया 15। तो b1 बटे b2 क्या आया है हमारा 1/3। तो देखिए आप यहाँ पर कि 1/2 है वह बराबर नहीं है 1/3 की। तो इसकी शर्त क्या बन जाएगी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की। यदि इस प्रकार से बनता है तो ये क्या होगी हमारी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेंगी। तो बात करते हैं आगे, रेखाएं समांतर कब होंगी, जब दोनों समीकरण के हल, है ना, जब दोनों समीकरण, जब दो समीकरण होंगे, दो समीकरण से दो रेखाएं बनेंगी, तो दो रेखाएं एक दूसरे, जहां से एक रेखा निकली है वहीं से दूसरी रेखा निकल जाए तो रेखाएं कैसी होंगी समपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी समपाती। और इसके हल कितने होंगे, जितनी बार एक रेखा दूसरी रेखा को छू रही है उतने उसके हल होंगे। तो एक रेखा दूसरी रेखा को कितनी बार छू रही है या कितने बिंदुओं पर छू रही है ना, तो ये अनंत बिंदुओं पर छू रही है। अनंत बिंदु क्योंकि जैसे हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि यूक्लिड
यूक्लिड ने रेखा की परिभाषा क्या बताई थी? एक रेखा अनंत बिंदुओं का एक सपाट रूप होता है। मतलब एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। आप बहुत सारे बिंदु है ना, बहुत सारे बिंदु इतने इतने पास पास लिखो कि वो बिंदु दिखाई ही न दे, देखने पर एक रेखा टाइप की दिखाई दे, है ना। तो ये क्या है? एक रेखा है। तो एक रेखा में क्या होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। जब एक रेखा में अनंत बिंदु होंगे तो वो अनंत बार रेखाएं एक दूसरे को छुएंगी और जितनी बार छुएंगी उसके उतने हल होंगे। तो ये अनंत बार छू रही तो इसके क्या होंगे? अनंतः अनेक हल होंगे। अनंतः अनेक हल होंगे, है ना। और तीसरी बात, इसकी शर्त क्या होगी? कि इसकी शर्त ये होगी कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के बराबर होगा C1/C2 के। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिख लें। जैसे हमने लिखा 4x धन 5y धन 7 बराबर 0 और लिख दिया 8x धन 10y धन 14 बराबर 0। तो देखो A1/A2 बनते मतलब 4/8, क्या है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 5/10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 7/14 C1/C2, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो A1/A2 क्या है? 1/2, B1/B2 क्या है? 1/2 और C1/C2 क्या है? 1/2। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं। तो फिर क्या होगा? इसके अनंतः अनेक हल होंगे। ठीक है, तो सवाल है हमारा, सवाल करते हैं। सवाल है 5x ऋण 4y धन 6 बराबर 0 और एक दूसरा समीकरण है 7x धन 6y धन 9 बराबर 0, है ना। सॉरी, ऋण 9 बराबर 0, है ना। क्या है? ऋण 9 बराबर 0। हमसे इस सवाल में पूछा गया है कि हमें बताना है कि इन समीकरण से जो रेखाएं बनेंगी वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी कि समांतर होंगी कि समपाती होंगी। देखो, अपन को इस सवाल का ग्राफ नहीं बनाना है। इस सवाल से हमें ग्राफ नहीं बनाना, बिना ग्राफ बनाए हमें सिर्फ इस सवाल को देखकर, है ना, बता देना है कि इनसे जो रेखाएं बनेंगी वो रेखाएं समांतर होंगी, समपाती होंगी कि प्रतिच्छेदी होंगी। तो उसके लिए हमने आपको 3 सूत्र पढ़ाए थे अभी, है ना, कि क्या है कि इनकी सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरणों से करने पर। व्यापक समीकरण क्या होते हैं? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। तो पहले समीकरण की तुलना पहले समीकरण से करेंगे और इस समीकरण की तुलना इससे कर देंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। तो A1 बराबर कितना है? A1 बराबर है हमारे पास 5 और यहाँ पर क्या है? B1 के बराबर क्या है? चिन्ह शायद लेना है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y, यहाँ पर क्या है? B1, यहाँ पर क्या है? ऋण 4। तो B1 बराबर क्या है हमारे पास? ऋण 4 और C1 बराबर क्या है? जी C1 है जी कितना है? 6। C1 बराबर 6 है। ऐसे इसी प्रकार A2 बराबर क्या है हमारे पास? 7। B2 बराबर क्या है? 6 और C2 बराबर क्या है? ऋण का 9। अब हमें क्या करना है? बताना है इससे जो रेखाएं बनेंगी वो रेखाएं कैसी होंगी। तो रेखाएं कैसी होंगी? अपन करते A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 क्या है हमारे पास? आ जाएगा तो 5/7। B1/B2 क्या हो जाएगा? B1/B2 ऋण 4/6। भाग लाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 3, मतलब क्या आ जाएगा? ऋण 2/3। अब आगे नहीं जाना है, आगे, है ना, क्योंकि इस सवाल से हमें यहीं पर पता चल गया कि A1/A2 बराबर नहीं है। देखो A1/A2 क्या है? 5/7 और B1/B2 क्या है? ऋण 2/3। चूँकि ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो हमने क्या पढ़ा था? जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो जो रेखाएं होंगी तो वो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ये किसकी शर्त है? रेखाएं प्रतिच्छेदी होने की शर्त है। तो सिर्फ उसने हमसे पूछा था रेखाएं कैसी होंगी, तो हम बता देंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यदि वो इसी सवाल में हमसे पूछता कि इसके हल कैसे होंगे, तो हम बता सकते थे एक अद्वितीय हल होगा। यदि पूछता तो इसी सवाल में बता देंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और इसका हल कैसा होगा? इसका हल एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है,
इसी प्रकार और भी सवाल में, यदि इस सवाल में हमारा a1/a2 बराबर आ जाता है b1/b2 के, फिर आता नहीं बराबर नहीं है c1/c2 के, तो फिर रेखाएं कैसी होती, जैसे जब आया है यदि ऐसा आता, यदि आता तो यदि ऐसा आता a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 की, तो इसका हल क्या हो जाता कि रेखाएं जी क्या है बराबर कटा हुआ है ना, तो a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसकी स्थिति कैसी होती है, रेखाएं समांतर होती है। यदि तीनों बराबर आ जाते तो क्या बोल देते कि रेखाएं समपाती होंगी, लेकिन इस सवाल के लिए क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। इसी प्रकार यदि हमसे पूछने लग जाए कि कौन से समीकरण संगत हैं और कौन से समीकरण असंगत हैं, तो देखो जब समीकरणों के हल होंगे, चाहे एक अद्वितीय हल हो चाहे अनेक हल हों, लेकिन हल हों, अगर हल होंगे तो रेखाएं संगत होंगी, और यदि रेखाएं समांतर हैं मतलब उनके हल नहीं होंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, असंगत होंगी। समझ पाए होंगे। करते हैं अगला सवाल, है ना। अगले सवाल में क्या पूछा गया है जी, अपन कौन से सवाल पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा की दृष्टि से, है ना। तो अगला सवाल है ना, क्या है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो एक सवाल उठा लेते हैं। सवाल है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 एक समीकरण, और दूसरा समीकरण है 0.2 है। दूसरा समीकरण है हमारा 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। इस समीकरण को हल करना है। देखो तो क्या करते हैं, इन समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि हम दशमलव को ख़त्म कर दें। तो दशमलव को ख़त्म करने के लिए अपन क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों में किससे 10 से गुणा करते हैं। दोनों समीकरणों को, इस समीकरण को हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमारा पूरा बन जाए। थोड़ा सा यहाँ खिसका के लिख लेते हैं। क्या है 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। तो क्या करना है इन सवालों में, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर दशमलव है, क्या करते हैं इन दशमलव को हम ख़त्म कर देते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। तो कैलकुलेशन ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में 10 से गुणा कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, दोनों समीकरणों में 10 से गुणा कर दे रहा है। 10 से गुणा करने पर उससे क्या होगा कि हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। इसमें 10 से गुणा करने पर, देखो 10 से गुणा करने में क्या होता है कि बस दशमलव खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो एक प्रश्न से समझा दे रहा है, जैसे हम 1.5 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 पंजे 50, 50 का 0.5 और 10 एकम 10, 10 और 5 15। अब क्या करेंगे कि एक अंक के बाद दशमलव है तो पीछे से एक अंक देखेंगे और क्या लगा देंगे दशमलव, तो उत्तर क्या आ गया 15। तो हमने क्या सीखा कि हमारा क्या था 1.5 था, 1.5 से क्या आ गया 15 आ गया। मतलब जीरो वाली संख्या से हमारा मतलब है 10 या 100 या 1000 या 10,000, है ना। मतलब शुरुआती संख्या एक ही होनी चाहिए। तो ऐसी जीरो वाली संख्या से गुणा करने पर क्या होता है, दशमलव बाएं खिसकता है, किस ओर, दशमलव दाईं ओर खिसकता है। जैसे 1 के बाद 5 के पहले दशमलव था तो हमने एक जीरो वाली संख्या से गुणा किया तो दशमलव कहाँ पहुँच गया, 5 के उस साइड। एक संख्या लिखते हैं, जैसे हम लिखा 2.45। इसमें यदि हम 10 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 10 पंजे 50 का 0.5, 10 चौके 40 और 5 45, 45 5 4, 10 दूनी 20 और 4 24, है ना। तो दशमलव कितने, 1 और 1 2, तो दशमलव कितने अंक के बाद लगाना, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, तो क्या आ जाएगा 24.5। और 24.5 क्योंकि उसके बाद जो जीरो है उसको लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा क्या आया 24.5 आया है। क्या आया है 24.5। तो क्या था हमारा, पहले क्या था 2.45 था, अब क्या आया 24.5। तो क्या होता है कि दशमलव मात्र क्या हुआ, एक अंक खिसका, एक जीरो वाली संख्या से गुणा किया था तो दशमलव
एक अंक आगे खिसक गया, अभी पहले 4 के आगे था, अब 4 के उस साइड दाईं ओर पहुंच गया, है ना। तो क्या होता है कि 0 वाली संख्या से गुणा करने पर कुछ नहीं, सिर्फ दशमलव आगे पीछे हो जाता है। तो देखो यहाँ हम 10 से गुणा करेंगे, यदि इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2x जी खत्म। इसमें होगा तो क्या बन जाएगा 3y, और इसमें होगा तो जी क्या हो जाएगा 13। ऐसे इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, जी हो जाएगा 5y बराबर 23। अब इसको मान लें हम समीकरण 1, इसको बोल लें समीकरण 2। तो हमें क्या करना है, हमसे प्रश्न में बोला गया है कि इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है प्रतिस्थापन कर देना, मतलब एक समीकरण से किसी भी चर, एक समीकरण से चाहे इससे चाहे इससे किसी भी आप स्वतंत्र हो, एक समीकरण से हम क्या करेंगे, एक चर का चाहे x का चाहे y का मान निकाल के उसको दूसरे समीकरण में रख देंगे। रख देने का मतलब होता है प्रतिस्थापित कर देंगे, और बस उससे हम क्या निकाल लेंगे, अपने हल निकाल लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से कर लेते हैं। तो क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, जी हमारे पास समीकरण, जैसे हमने समीकरण 1 लिखा, इनमें क्या करना है कि हमें किसी भी एक संख्या का क्या कर देना, किसी एक चर का हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। जैसे हम या तो x का निकाल लें या y का, हम सबसे चलो कोई का भी निकाल लो, x का या y का। इस समीकरण में x का निकाल लेते हैं। तो आप जिसका मान निकाल रहे हैं उसको एक साइड, एक और बराबर के एक और अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो x किसके पास साथ है 2 के, तो 2x यहीं पर छोड़ा, जी क्या है 13, और जो 3y किसका, तो धन का इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा। अभी भी इसके पास x के साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 को भी उस साइड पहुंचा देंगे जी। 2 इस साइड गुणा में है, पक्षांतर होने के बाद क्या आएगा, इस ओर भाग में आएगा, तो कहाँ आ जाएगा जी 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, हमारे पास x का मान हो जाएगा, या हम इसको क्या बोल देंगे, समीकरण 3 बोल देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रख देंगे, 2 में। यदि आपने 1 से निकाला है x का मान तो आप 2 में रखोगे, यदि आप 2 से निकालोगे तो 1 में रखोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे निकाला उसी में रख दो, यदि आप ऐसा करोगे तो पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि आपने 1 से निकाला है तो फिर उसको 2 में रखेंगे। तो अपन ने 1 से x का मान निकाला है तो हम समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर रख दो। तो क्या है हमारा समीकरण 2, 4x धन 5y बराबर 23। तो क्या है 4 गुणा x का मान क्या है हमारे पास 13 ऋण 3y, 13 ऋण 3y बटा 2 धन 5y बराबर 23। हल करेंगे तो इस 2 से देखो जी गुणा में, तो इस 2 से जी कट जाएंगे, तो 2 दूनी 4, क्या आ गया 2, 2 का अंदर गुणा कर देंगे, इस 2 का गुणा इन दोनों में होगा, तो 2 का गुणा 13 में होगा, तो 13 दूनी 26, इस 2 का गुणा इसमें भी होगा, ऋण जो कहते हैं, तो 2 का गुणा 3 में, तो 3 दूनी 6y, और जी नीचे से कट गया, प्लस क्या है 5y बराबर 23। तो यहाँ पर y वाला y के साथ जुड़ेगा घटेगा, मतलब चर वाली संख्या चर के साथ जुड़ती घटती है, वो भी कब, जब चर समान हो, और अचर वाली संख्या अचर के साथ जुड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो 6y में से 5y गया, क्या बचा 1y, और 1 लिखते नहीं, क्या बचा सिर्फ y, बड़ी संख्या जे है और किसकी है ऋण की, तो ऋण का बराबर 23। ये 26 इस साइड धन का, इस साइड आएगा तो ऋण का 26। तो क्या हो जाएगा ऋण y बराबर 26 में से 23 गया, क्या बचा 3, बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण का, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, y बराबर क्या मिल जाएगा हमें 3। अब जी y बराबर जो 3 मिला है, y का मान उठाकर हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, आप चाहो तो 1 में भी रख सकते हो। अब आप स्वतंत्र हो, y का मान 3 आया है, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो, आपको जहाँ रखना है आप वहाँ रख सकते हो। लेकिन हम 3 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से हमें किसी का पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम उत्तर बता पाएंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो। तो क्या है x बराबर 13 ऋण 3
गुणा, गुणा क्यों लगा रहे, क्योंकि हमें बाई का मान रखना। 13 और बाई एक दूसरे के गुणा में है, सॉरी 3 और बाई एक दूसरे के गुणा में है, तो 3 गुणा बाई का मान कितना है 3 बटे में क्या है 2। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 13 ऋण 3 तरका 9 बटे 2। तो क्या हो जाएगा 9 में से 13 में से 9 गया तो क्या बचा 4 बटे 2, भाग लाएंगे तो 2 दूनी 4, तो x का मान कितना मिल गया 2, x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। जी हमारा हो जाएगा इस प्रकार उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी प्रतिस्थापन विधि, ये आपकी क्या है प्रतिस्थापन विधि। अगला सवाल है हमारा 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो देखो इस सवाल को भी हमें क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। इस सवाल में पहले हम क्या करेंगे x और y के मान ज्ञात करके इसमें रख देंगे, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा m का मान, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है इसमें m का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमें m का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए x और y। यदि हमें x का और y का मान पता होगा तो हम इसमें रख देंगे, वहाँ से m का मान निकल आएगा, है ना। तो देखो करते हैं सवाल। जैसे पहला समीकरण है इसको मान लेते हैं पहला समीकरण 2x धन 3y बराबर 11, है ना, और इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। और दूसरा समीकरण है 2x ऋण 4y बराबर ऋण का 24। इसको अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान ज्ञात करते हैं। तो किसी से भी चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो अपन लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या कर रहा है हम समीकरण 1 से कि हम पक्षांतर कर देते हैं। समीकरण 1 क्या है 2x धन 3y बराबर 11 है, हम किसी y का पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 11 ऋण का 3y। तो यहाँ से अब यहाँ जिसका भी आप मान निकाला हो चाहे x का चाहे y का, आप जिसका भी मान निकाला उसको अकेला छोड़ो इस साइड। जैसे हम x का निकाला तो x का अकेला छोड़ देंगे, 2 का पक्षांतर कर देंगे 11 ऋण 3y बटे 2। तो ये हो गया हमारे पास x का मान, इसको समीकरण 3 बोल देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं ना कि x का जो मान है यहीं पर देख लो, x का मान जो है अपन समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि अपन ने 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, 2 से निकाला तो 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण क्या है 2x धन ऋण 4y बराबर ऋण का 24। इसमें यदि हम x और y के मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा इस ओर रख देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा x का मान कितना है 11 ऋण 3y बटा 2, कोष्टक में लगा देंगे क्योंकि इसका गुणा 2 का गुणा सब में होना, मात्र 11 नहीं। यदि हम यहाँ कोष्टक नहीं लगाएंगे तो क्या कहलाएगा कि 2 का गुणा सिर्फ 11, इसलिए मैंने कोष्टक में लगा दिया। और क्या है ऋण 4y बराबर ऋण का 24, है ना। तो हल करेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएंगे, क्योंकि एक गुणा में एक भाग में 2 से 2 कट गया, क्या बचा 11 ऋण 3y ऋण 4y बराबर ऋण का 24। तो y वाला y के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि चर के साथ, तो जे भी ऋण का है जे भी ऋण का, जब दोनों ऋण के हो तो जुड़ जाते हैं ऋण वाले। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7y, वो भी किसके क्योंकि ऋण के जुड़े तो ऋण का, बराबर में क्या है ऋण का 24। जे साइड 11 धन के इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे ऋण के, तो ऋण 7y बराबर क्या हो जाएगा 24 और 11 हो जाएंगे हमारे क्या 35, और वो भी किसके दोनों ऋण के जुड़े तो ऋण के, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 35, जी गुणा में 7 है इस साइड आएगा तो बटे में 7 पंजे 35। तो y का मान कितना हो गया हमारे पास 5। y का मान उठा के आप कहाँ रख दो, y का मान समीकरण के समय रख दो 3 में, वो ज़्यादा सही रहेगा ना, समीकरण 3 में रखने पर रख दो। तो क्या है समीकरण 3 x बराबर 11 ऋण 3y बटा 2। तो x का मान क्या निकला, x का निकला y का निकला ना, तो x बराबर 11 ऋण 3 y क्या है गुणा में, तो y का जो भी मान होगा वो भी गुणा में होगा, 3 गुणा 5 बटे 2। तो क्या हो जाएगा 11 5 तिया 15 बटे 2, 15 में से 11 जाएगा तो क्या बच जाएगा
4 बचेगा, बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण का बटा 2, तो 2 दूनी 4। x का मान कितना आ गया, ऋण का 2। x का मान है ऋण का 2, y का मान है 5। इन दोनों मानों को हम कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे जिसमें हमें y m का मान मिल जाएगा, है ना। तो कहाँ रख देते हैं, y बराबर क्या है, mx प्लस 3। तो y का मान कितना है, y का मान है 5, 5 बराबर m गुणा x, x का मान कितना है, ऋण का 2 धन 3। हल करेंगे तो धन का 3 है, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का। तो 5 ऋण 3 बराबर 2 का गुणा m होगा तो ऋण का 2m। तो 5 में से 3 गया, क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 बराबर ऋण का 2m। पक्षांतर करेंगे, है ना, इस 2 का तो क्या हो जाएगा, 2 बटे में जी ऋण 2 भी ले आएगा, उस साइड क्या बचा, m। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, तो m का मान कितना मिल जाएगा, m बराबर ऋण का 1। तो जी रहा हमारा m का मान। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।